प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। इसीलिए यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करने और फसलों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए कृषि विज्ञान ने हमारे किसान भाइयों के लिए नैनो तकनीक आधारित नैनो यूरिया का विकास किया है, जिससे कि हमारे किसान भाई कम लागत और कम यूरिया प्रयोग के अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी तकनीक के बारे में कार्यक्रम में आज आप आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया किसान सारथी ऐप। अब पॉली हाउस में भी हो रही है पान की खेती। एम्ब्रियो ट्रांसफर में वैज्ञानिकों को मिली सफलता। प्रदेश में फल फूल रही है किन्नू की खेती। सोयाबीन की नई किस्म हुई विकसित और किसान साथी मक्का में करें तना छेदक का नियंत्रण। ICAR के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, साथ ही किसानों को सम्मानित भी किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने अपना 93वां स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल मोड पर मनाया। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी मोबाइल ऐप भी जारी किया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि यह मोबाइल ऐप किसानों को कृषि, पशुपालन और मौसम की जानकारी उपलब्ध कराएगा। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र की नींव को लगातार मजबूती दे रही है। इससे शोध और अनुसंधान को रफ्तार मिली है। कृषि संबंध क्षेत्र विकास के लिए सरकार नई रणनीतियों के साथ काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 50% था। यह पिछली सरकारों की उदासीनता के चलते अब घट चुका है। समारोह में जयपुर जिले के किसान गंगाराम सेपट को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए जोधपुर के किसान रतनलाल डागा को हल्दर ऑर्गेनिक कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काजरी के निदेशक डॉक्टर OP यादव को सम्मानित किया गया। डॉक्टर यादव को रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डॉक्टर यादव को सूखा क्षेत्रों के लिए तकनीकी विकास के लिए मिला है। पुरस्कार के रूप में डॉक्टर यादव को 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं किसान गंगाराम और रतन डागा को 1 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर T महापात्रा ने भी अपने विचार रखे। संरक्षित खेती कर रहे किसान नंदलाल धाकड़ ने पॉली हाउस में पान की खेती की है। पान की खेती को देखकर जिला कलेक्टर ने प्रसन्नता जाहिर की है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने चित्तौड़गढ़ जिले के प्रगतिशील किसान नंदलाल धाकड़ के समन्वित मॉडल फार्म का अवलोकन किया। किसान नंदलाल के खेत पर जिला कलेक्टर मीणा को पॉली हाउस में पान की खेती देखने को मिली। नए तौर तरीकों से पान की पैदावार देखकर जिला कलेक्टर ने भी प्रसन्नता जताई। जिला कलेक्टर ने किसान नंदलाल से पान की खेती के बारे में जानकारी भी ली। किसान नंदलाल ने बताया कि पॉली हाउस में बंगाली पान की खेती कर रहा हूं। इसकी खेती से प्रतिमाह 15 से 20 हज़ार रुपये का लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर RL सोलंकी ने बताया कि पॉली हाउस में पान की खेती सिर्फ नंदलाल के खेत पर हो रही है। एक पान की 1 से 3 रुपये कीमत पर उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि जिलों में बिक्री हो रही है। किसान नंदलाल ने 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाया हुआ है। इसमें 1000 मीटर क्षेत्र में पान की खेती कर रहे हैं। वहीं 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रतालू और गरालू का भी उत्पादन पॉली हाउस में ले रहे हैं।
इस तरह किसान नंदलाल को एक साथ 3 फसलों का उत्पादन मिल रहा है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि पान की खेती में निमेटोड की समस्या भी देखने को नहीं मिल रही। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पान की खेती भरतपुर और करौली जिलों में होती है। इन गांवों में 700 से 800 परिवार पान की खेती कर रहे हैं। देसी वंश की गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण सफल रहा है। इस तकनीक से राठी नस्ल की गाय ने गिर नस्ल के बछड़े को जन्म दिया है। यह सफलता PGI-VER जयपुर के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जयपुर में गिर नस्ल का बछड़ा इन दिनों उछल कूद कर रहा है। यह बछड़ा गिर नस्ल का है, जबकि इसकी मां राठी नस्ल की है। वैज्ञानिकों ने इस बात को एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से संभव बनाया है। एम्ब्रियो तकनीक से पैदा हुआ गिर नस्ल का यह पहला बछड़ा है। महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर संजीता शर्मा ने बताया कि संस्थान में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का परीक्षण सफल रहा है। इस तकनीक से गिर नस्ल की बछड़े ने जन्म लिया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में गिर गाय से प्राप्त भ्रूण को राठी नस्ल की गाय में प्रत्यारोपित किया गया था। इससे यह बछड़ा पैदा हुआ है। प्रोफेसर संजीता ने बताया कि एम्ब्रियो को कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्टोरेज से जुड़ी आधुनिक तकनीक से लैस सारी सुविधाएं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हैं। ऐसे में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का भविष्य सुखद नजर आ रहा है। इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन वाली गाय का भ्रूण कम उत्पादकता वाली गाय में ट्रांसफर करके उच्च गुणवत्ता वाली संतति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह देसी गायों के संरक्षण एवं संवर्धन में उपयोगी कदम रहेगा। किन्नू की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। साल दर साल किन्नू की खेती का रकबा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही सरकार भी किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रही है। गंगानगरी किन्नू की मिठास अपने आप में लाजवाब है। इसमें किसानों की मेहनत की महक आती है। वहीं फसल से किसान की खुशहाली भी दिखाई देती है। यही कारण है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में किन्नू की खेती का रकबा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उद्यान विभाग के मुताबिक श्रीगंगानगर जिले में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किन्नू की खेती हो रही है। जिले के श्रीगंगानगर ब्लॉक में 4,850 हेक्टेयर, श्रीकरणपुर में 1,801, पदमपुर में 1,413, सादुल शहर में 1,157 और रायसिंह नगर में 870 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किन्नू के बाग लगे हुए हैं। उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने बताया कि किन्नू की खेती किसानों के लिए लाभकारी है। इसकी खेती में प्रबंधन लागत दूसरी फसलों से कम है। पर्याप्त बारिश के बाद अच्छा उत्पादन किसानों को मिलता है। उद्यानिकी विभाग भी किन्नू के बगीचा स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराता है। इसके चलते किसानों का रुझान किन्नू खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। जीबी पंत विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की नई किस्म विकसित की है। नई विकसित किस्म को सोयाबीन 25 नाम दिया गया है। जीबी पंत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। नव विकसित किस्म में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने इस किस्म को सोयाबीन 25 नाम दिया है। इस किस्म का विकास अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन परियोजना के तहत विश्वविद्यालय ने किया है। डॉक्टर PS शुक्ला ने बताया कि अधिसूचित होने के बाद सोयाबीन की इस किस्म का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नई प्रजाति में ऑयल की मात्रा 19% और प्रोटीन 41% है। नई प्रजाति की उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर करीब 35 क्विंटल है, जो सामान्य से 5 से 6 क्विंटल अधिक है। किसान भाइयों, मक्का की फसल को तना छेदक कीट नुकसान पहुंचाता है। समय रहते कीट का नियंत्रण करें। मक्का की बुवाई प्रदेश में हो चुकी है। अगेती फसल में कीट प्रकोप भी नजर आने लगा है। मक्का की फसल में तना छेदक कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट की सुंडी तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। सुंडी तने को खाकर खोखला कर देती है। यह मक्का का सबसे हानिकारक कीट है। पौधे कमजोर हो जाते हैं। उत्पादन में भी नुकसान होता है। तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए किसान भाई फसल से खरपतवार निकालें। कीट द्वारा प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। 8 से 10 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर खेत में लगावें। ज़्यादा प्रकोप नजर आने पर कीटनाशक क्लोरीपाइरिफॉस 20 EC या क्यूनॉलफॉस 25 EC1 50 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही।
आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज की हमारी चर्चा का विषय है किसानों की आय बढ़ाने में नैनो यूरिया का योगदान। अब हमारे किसान भाइयों को 1 कट्टे यूरिया की ताकत आधा लीटर की बोतल में मिलेगी। जी हाँ, अब हमारे किसान भाई कम लागत में और कम यूरिया प्रयोग के अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली फसल की पैदावार कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। नैनो यूरिया के क्या क्या है लाभ और नैनो यूरिया के प्रयोग से किस प्रकार आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर AP सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में अधिक उपज लेने के लिए हमें कई तरह के गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों का उपयोग करना जरूरी है। इन कृषि आदानों में प्रमुख रूप से बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, बायोस्टिमुलेंट, जैव उर्वरक इत्यादि का उपयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं। इन कृषि आदानों में उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि शोध के द्वारा ये सिद्ध किया गया है या पाया गया है कि उर्वरकों के उपयोग से हम अगर संतुलित मात्रा में करते हैं तो हम अपना उत्पादन लगभग 40 से 60% तक बढ़ा सकते हैं। अर्थात यदि हम आज के समय में उर्वरकों का उपयोग कम कर दें तो हमारी उत्पादन जो हो रही है वो आधी रह जाएगी। आज़ादी के समय देश में लगभग 1 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया जाता था, जो आज बढ़ के ये 60 करोड़ टन तक पहुंच गया है। इसी प्रकार से हमारे देश का खाद्य उत्पादन आज़ादी के समय लगभग 5 करोड़ टन था और वह आज बढ़कर 30 करोड़ टन से अधिक हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे उर्वरकों की खपत हमारी देश में बढ़ी है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी उसी गति से आगे बढ़ रही है। उर्वरकों के द्वारा पौधों को या कहें फसलों को उनकी खुराक को दिया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पोषक तत्व कहते हैं। यह 17 प्रकार की होती हैं। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन फसलों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, पड़हरिम इत्यादि घटक बनाने का प्रमुख अवयव है। और अगर हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो इससे फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, फसल हमारी हरी होती है, उनमें अधिक संख्या में ब्रांचेज या शाखाएं निकलती हैं, कहें केले अधिक निकलते हैं और अंततः हमें अधिक उपज प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में उपज में प्रोटीन की मात्रा बनती है, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना प्रमुख है। आज के समय में नाइट्रोजन को देने के लिए प्रमुख रूप से यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया के उपयोग से देश की खाद्य सुरक्षा को पाने में बहुत सहयोग मिला है। जैसे जैसे देश में हमारे यूरिया की खपत बढ़ी है, हमारे देश का खाद्य उत्पादन बढ़ता गया है। लेकिन यूरिया के उपयोग से कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से इसकी उपयोग दक्षता का कम होना। हम जितना भी यूरिया उपयोग करते हैं उसका केवल 30 से 40% ही फसलों के द्वारा उपयोग किया जाता है। शेष 60 से 70% तक जो यूरिया है वह वाष्पीकरण, लीचिंग अथवा मिट्टी में स्थिरीकरण के द्वारा फसलों को नहीं मिल पाता है। और ये जो फसलों को नहीं मिल पाता है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारे वायु, जल तथा मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी मनुष्यों में फैल रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत तथा आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत इफ़को के द्वारा विश्व में पहली बार एक नया और अनूठा उर्वरक बनाया गया है, जिसका नाम है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक उर्वरक है, जिसमें जो कण होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में नैनो
मीटर के आकार में विभाजित कर दिया जाता है। नैनोमीटर 1 मीटर का अराबवां हिस्सा होता है, जिसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि जो हमारा साधारण यूरिया होता है वो 1 से 2 मिलीमीटर का होता है, मतलब मीटर का 1000वां हिस्सा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामान्य यूरिया है उससे नैनो यूरिया हमारा लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। सामान्य यूरिया के कणों को 55,000 कणों में नैनो यूरिया में विभाजित किया गया है, जिससे इसकी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसकी क्रियाशीलता कई गुना बढ़ जाती है। नैनो यूरिया तरल रूप में एक उर्वरक है जिसमें 4% नाइट्रोजन होता है और ये जल में मिला होता है। यह 500 मिलीमीटर की बोतल में उपलब्ध है कि जो कि यूरिया के 45 किलोग्राम के एक बैग के बराबर ये काम करता है। इसका उपयोग फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। नैनो यूरिया से क्या क्या प्रमुख लाभ हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले नैनो यूरिया के उपयोग से हम अपनी फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। देश के 11,000 किसानों के खेत पे 94 फसलों में यह पाया गया है कि इसके उपयोग से 8 से 10% तक उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। साथ में जो हम सामान्य यूरिया का उपयोग करते हैं उसकी मात्रा को भी हम आधी कर सकते हैं। साथ ही में इसके उपयोग से करने से हमें जो परिवहन में खर्चा करना पड़ता है कट्टों पे, वो हमें नहीं करना पड़ता है और भंडारण की भी जो लागत लगती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सामान्य यूरिया से लगभग 10% सस्ता होता है। नैनो यूरिया का 500 मिलीमीटर का एक बॉटल लगभग 240 रुपये का है, जबकि यूरिया का हमारा एक बैग 266 रुपया 50 पैसे का है। साथ ही में सरकार के द्वारा लगभग 1000 का अनुदान भी दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैनो यूरिया सामान्य यूरिया के अपेक्षा बहुत सस्ता है। साथ ही में ये जो पर्यावरण को दूषित करने से इसे बचाता है। इसके उपयोग से नैनो यूरिया की दक्षता बहुत अधिक है। दक्षता क्या है कि अगर हम सामान्य यूरिया का 100 किलोग्राम प्रयोग करते हैं तो केवल फसलों के द्वारा 330 से 40 किलोग्राम ही उपयोग किया जाता है, जबकि नैनो यूरिया का 90% तक पौधों को उपयोग किया जाता है। अगर हम गणना करें तो 100 किलोग्राम यूरिया में जिसमें 46 किलोग्राम नाइट्रोजन हुआ, उसका केवल 15 किलोग्राम पौधों के द्वारा उपयोग किया गया और 30 किलोग्राम वो वातावरण में छूट जाता है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। जबकि 2 बोतल में जो कि 2 बैग के यूरिया के बराबर काम करेगा, उसमें लगभग 40 ग्राम नाइट्रोजन मात्र होता है और ये 35 ग्राम तक पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है और वातावरण में केवल 5 ग्राम छूटता है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 किलोग्राम कहाँ नाइट्रोजन वातावरण में छूट रहा है और कहाँ पे केवल 5 ग्राम छूट रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि नैनो यूरिया के उपयोग से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं तथा साथ में हम अपना उत्पादन बढ़ा के अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हमारे राज्य में जहाँ पे अधिकांश खेती बारानी होती है या वर्षा आधारित है, यहाँ पे ये नैनो यूरिया ज़्यादा कारगर काम करेगी, क्योंकि नैनो यूरिया को हम पौधों पे छिड़कते हैं, जबकि यूरिया देने के लिए मिट्टी में नमी होना ज़रूरी है और नमी नहीं होने पे हम यूरिया का उपयोग नहीं कर पाते हैं और हम मनचाहा उत्पादन नहीं पाते हैं। जबकि नैनो यूरिया हम कभी भी किसी भी अवस्था में पौधों पे छिड़क सकते हैं। नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करें, तो बहुत सरल विधि है। इसका हम खड़ी फसल में छिड़काव के द्वारा या स्प्रे के द्वारा उपयोग करते हैं। इसकी आधी मात्रा मतलब 250 मिलीलीटर एक बार में 1 एकड़ के लिए उपयोग किया जाता है। जिन फसलों को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, धान है, कपास है, उसमें हम 2 बार या 2 से अधिक बार स्प्रे कर सकते हैं। और जिन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, उसमें हम 1 या आवश्यकता अनुसार 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि जैसे प्रयोग के पहले बोतल को हम अच्छी तरह से हिला लें। स्प्रे हमें सुबह या शाम को करनी चाहिए जब तेज़ धूप ना हो
तेज़ हवा ना चल रही हो या वर्षा होने की संभावना ना हो। साथ ही में स्प्रे करते समय हमें केवल फ्लैट फेड नोजल का उपयोग करना चाहिए और सॉल्यूशन बनाते समय हमें 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml या आवश्यकता अनुसार 4 ml तक हम नैनो नाइट्रोजन, नैनो यूरिया ले सकते हैं। उपयोग करते समय हमें दस्ताने या मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी हवा चलती है कि वो हमारे ऊपर उड़ के आ जाता है, या हम कोई भी चीज़ छिड़काव करें तो ज़रूर हमें दस्ताने और मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। नैनो यूरिया का उपयोग हम किसी भी चीज़ के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, चाहे कीटनाशी दवा हो, चाहे सागरिका हमारा है, चाहे जल विलेय उर्वरक है, और इसके लिए हमें अलग से स्प्रे करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन स्प्रे करने के समय किसी चीज़ को मिलाने से पहले हमें जार टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जार टेस्ट क्या है कि 1 लीटर पानी हम लेते हैं और उसमें 2 मिलीलीटर नैनो यूरिया मिला दें, और साथ में जो भी हम उत्पाद, चाहे कीटनाशी हो, चाहे जल विलेय उर्वरक हो, 1 लीटर पानी में जितनी मात्रा उसका मिलाते हैं उसको मिला के देख लें। अगर वो अच्छी तरह मिल जाते हैं तो उसका स्प्रे हम कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मिलते हैं, उसमें कोई अवक्षेप बन जाता है या उसमें जैसे दही जैसा फट जाता है, तो उसका हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसका भंडारण हमें सूखी या ठंडी जगह पे करना चाहिए और बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नैनो यूरिया अब हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, और ये आप अपने किसी भी सहकारी नज़दीकी सहकारी समिति पे जाके इसका ख़रीदारी कर सकते हैं। और साथ ही में इफ़को का जो आधिकारिक वेबसाइट है ifcobazaar.in, उस पर भी आप ऑनलाइन घर बैठे उसी दाम में अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी लागत कम करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें नैनो यूरिया का उपयोग करें। लेकिन एक बात का जरूर अवश्य ध्यान दें कि बुआई के समय या बिजाई के समय आप जो भी यूरिया की मात्रा प्रयोग करते हैं उतना ज़रूर करें। नैनो यूरिया का उपयोग केवल खड़ी फसल में करें और छिड़काव के द्वारा ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना किसानों की आय बढ़ाने में नैनो यूरिया का योगदान और क्या क्या है इसके लाभ। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम से जुड़े हैं आपके कोई सुझाव तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।